दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उग्रसेन। दोस्तों आपने अक्सर अगर मेरे वीडियो को सुना या देखा हो तो अक्सर आप जानते हैं कि मैं जिक्र करता हूं कोट पैंट टाई वाले पत्रकारों का। ये कोट पैंट टाई वाले पत्रकारों का जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि जब इन्हें मैं सुनता हूं तो ये लगता है कि पत्रकारिता का स्तर कितना गिरता जा रहा है। गिरने दीजिए, क्योंकि इस देश में पत्रकार तो वही बड़े पत्रकार माने जाते हैं जो बड़े बड़े लोगों के मीडिया हाउसेस में बैठकर काम करते हैं। उनके लिए तैयार कर ली जाती है एक पाठशाला। वो पाठशाला में आपको सिखाया जाता है कि शाम को आपको क्या बोलना है, रटा रटाया जाता है और फिर आपके लिए शाम के 7 बजे की डिबेट 7 से 8, 9 और 10 ये 3 घंटे महज आपको के लिए होता है, जिसमें सुबह का पूरा खाका तैयार होता है और आपको ये बताया जाता है कि आपको देखना क्या है। आपको उसमें यह दिखाया जाएगा कि हिंदू और मुसलमानों को कैसे लड़वाया जाए, कैसे तिलक और टोपी को विरोधी बताया जाए और इसके बाद में युद्ध शुरू हो जाए। युद्ध शुरू होगा जैसे ही दोनों बोलेंगे, एंकर अपनी भूमिका निभाता है और शांत रहने की बात करता है। एक एक करके बोलते रहिए, इस तरह की भाषा आप सुनेंगे। आपको यह भाषा सुनते ही लगेगा कि पत्रकार तो इन्हें शांत करा रहा है, जबकि वो पत्रकार को उकसाने की एक मानसिकता होती है, एक तरीका होता है उकसाने का। जहर की लाइनें आती हैं, जहर फैलाया जाता है और आप देखते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। फिर आप ट्वीट पर जाते हैं और इस तरह के शब्द थंबनेल आप पढ़ते होंगे, धो डाला, साफ साफ सुनाई, खरी खरी सुनाई, खरी खोटी सुनाई। इस तरह की जो है लाइनें बना करके आपके सामने सोशल मीडिया पर भी परोसा जाता है। अब आइए, आज मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया, इस बात की आपको मैं बात बता दूं। ये सब्जेक्ट मैंने क्यों उठाया, इसके पीछे की मानसिकता ये थी, इसके पीछे की सोच ये थी कि पिछले 1-2 दिनों से एक मामला बड़ा ट्रेंड कर रहा है। न्यूज़ 18 के एक पत्रकार है जिनका नाम है अमन चोपड़ा। बड़े पत्रकार हैं, देश के सबसे बड़े चैनल, बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, शाम का शो करते हैं, तो फॉलोअर होंगे ही, फॉलोअर होंगे। लेकिन उनका एक बेतुका बयान जब आया तो मानो सोशल मीडिया पर एक लहर चली। उनका बेतुका बयान ये था कि सोशल मीडिया के पत्रकार जो है वो पत्रकारिता करते हैं और लास्ट में मुस्कुराकर लाइक और सब्सक्राइब की भीख मांगते हैं। अमन चोपड़ा, आपने बिल्कुल सही कहा, हम लाइक सब्सक्राइब मांगते हैं क्योंकि हम किसी धन्ना सेठ के स्टूडियो में बैठकर सेठ की बातें नहीं करते हैं। हम किसी के फरमान पर काम नहीं करते, हम अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता पर काम करते हैं। हम आज़ादी से बोलने में भरोसा रखते हैं। हम किसी धर्म की बात नहीं करते। हम टोपी और तिलक को लड़वाने में भरोसा नहीं रखते। हम भरोसा रखते हैं तो सच दिखाने में रखते हैं, उम्मीदों पर रखते हैं, जनता की बात रखते हैं। क्योंकि आप जैसे लोग आएंगे तो क्या पत्रकारिता का असर होगा ये तो दिख रहा है। मैं आपको एक ट्वीट सुनाता हूं अमन चोपड़ा का। उन्होंने लिखा कि आज उन्हीं 90 लाख यहूदियों का देश इजराइल दुश्मनों के घर में घुसकर उनका परमानेंट इलाज करता है, जिससे भी बारूदी बुद्धिजीवों को पीड़ा पहुंचती है। आप सुनिए, ये उनकी लाइन है। खैर, ऐसे लोगों की लाइनें पढ़ना और ऐसे लोगों की बात का जिक्र करना, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमने किस सब्जेक्ट को, किस विषय को चुना है। लेकिन चुनना जरूरी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की वही ताकत है जो आपके टीवी वाली दुनिया को जगाती है। मैं इससे पहले भी कहता रहा हूं कि आप जरा कोट पैंट टाई वाले पत्रकारों से संभल जाइए, क्योंकि भविष्य में खतरा यही पैदा करेंगे। अब आपको मैं एक ट्वीट सुनाता हूं। देश के जाने माने पत्रकार हैं राहुल देव। राहुल देव जब इसे देखते हैं, इस तरह की पत्रकारिता देखते हैं, तो शायद राहुल देव ने इसे माना होगा कि अब ये देश किस दिशा में जा रहा है। राहुल देव ने अपने साफ शब्दों में लिखा है, उसे देखिए। मुझे जीवन में यह भी दुख रहेगा कि तुम्हें स्नेह और प्रोत्साहन देते समय तुम्हारे भीतर बैठे कौलुष को मैंने नहीं पहचाना। तुम और तुम्हारे वैचारिक साथी पत्रकार मेरे लिए पत्रकारिता का कलंक है। यह राहुल देव जैसा एक पत्रकार लिखता है कि तुम कलंक हो पत्रकारिता के नाम पे। अमन, परमानेंट कुछ नहीं होता है। ये लाइन ध्यान से सुनिए। अमन, परमानेंट कुछ नहीं होता है। न मनुष्य की स्थितियां, एक ही तत्व चिरस्थायी है, पर वह घृणा से परे है। आपको मैं बताऊं, इसके बाद जब खुलकर रवीश कुमार को बोलना पड़ा, खुलकर प्रज्ञा मिश्रा को बोलना पड़ा, खुलकर कुमकुम बिनवाल को बोलना पड़ा, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि यही ऐसे कुछ पत्रकार हैं जिन्होंने इस देश में पत्रकारिता को जिंदा रखा है। टीवी के पत्रकारों ने तो अपने वजूद और अपने ईमान को शायद बेच दिया है, और बेचना भी पड़ता, क्योंकि अगर बेचते नहीं, बड़ी सैलरी, बड़ी गाड़ियां, कोट पैंट टाई, ऐसी सुविधाएं कहाँ मिलेंगी। तो उसको बेचने के पीछे उनकी मजबूरियों को भी हमें समझना पड़ेगा। अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो वो नौकरी उन्हें कौन देगा, और नौकरी में रहेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। इन्हें ये समझना होगा कि हम यूट्यूबर, हम जैसे पत्रकार इस तरह की खबरें चलाते हैं जिसमें जनता का भरोसा हो। और आप लोग
जो बड़े बड़े कोट टाई में बैठे हुए बड़े स्टूडियो में खबरें चलाते हैं और टाइम टाइम आप लोग देखते हैं और दिखवाने की कोशिश करते हैं, उसकी हकीकत स्टूडियो के बाहर भी हमें पता होती है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। गिने चुने चेहरों को लेकर के डिबेट कर लेना, उस डिबेट में वही मुद्दे घुमाकर रखना और फिर एक दल पर दूसरे दल का दबाव बनते हुए देखना, ये आप लोगों की आदत हो सकती है, यूट्यूबरों की आदत तो नहीं है। यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए ग्राउंड पर उतरता है, वहां जाता है, खबर दिखाता है, उनसे मिलता है। आपकी तरह प्राइम टाइम के बाद बड़ी खबरों को छुपाने वाली खबरों की जगह किसी और खबर को तैयार नहीं कर दिया जाता। आप सीमा हैदर पर खबर चला सकते हैं, लेकिन आप मणिपुर पर खबर चलाने में सोचेंगे। आपके जो आका बैठे हैं आप उनसे पूछिए, क्या आपके आका ऐसी खबरें चलाने का इजाज़त देते हैं? इजाज़त देंगे आपके आका उन खबरों को चलाने का जिन्हें यूट्यूबर चलाते हैं? नहीं। लेकिन उसके पीछे आपकी जो मजबूरियां हैं, कोट पैंट टाई वाली और बड़ी गाड़ियों वाली, जिसकी आप लोगों को आदत हो चुकी है, तो उस आदत को बरकरार रखने के लिए, उस आदत में रहने के लिए आपको धन्ना सेठों के तलवे तो चाटने पड़ेंगे। नमस्कार।